हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस, हमारे शेड्यूल के अनुसार आज पॉलिटिकल साइंस है। और पॉलिटिकल साइंस में हमारा 5वां चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। उस समय दक्षिण एशिया में कौन-कौन सी घटनाएं हो रही थी जिस समय विश्व के अन्य भागों में शीत युद्ध का दौर चल रहा था, उस समय की सारी घटनाएं हैं। और इसका जो है 3 पार्ट हो चुका है। 3 पार्ट हो चुका है, इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और आज जो होने वाली है चौथी क्लास होने वाली है, इसके बाद एक क्लास और होगी, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा और यकीन मानिए इस तरह से यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई भी आपको नहीं पढ़ाने वाला है जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इसीलिए आप हमें सपोर्ट कीजिए और आप हमें सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? लाइक करके, शेयर करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट करके कि आपको जो हमारा सेशन है ये कैसा लग रहा है। एक बार सेशन शुरू करने से पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा शेड्यूल जो है वो कैसा है। अब बहुत सारे न्यू बच्चे जुड़ रहे हैं इसलिए मुझे बताना पड़ेगा कि शेड्यूल जो है ये हमारा कैसे चल रहा है। जो पॉलिटी हो रही है ये वीक में 3 दिन, सप्ताह में 3 दिन हो रही है, मंगलवार को, गुरुवार को और शनिवार को। वहीं ज्योग्राफी जो हो रही है ये भी सप्ताह में 3 दिन हो रही है, सोमवार को हो रही है, बुधवार को हो रही है और शुक्रवार को हो रही है। तो आज जो है थर्सडे है, इसी वजह से आज जो है क्या होने वाली है? पॉलिटी होने वाली है, ठीक है? पॉलिटी होगी। पॉलिटी में और सारे चैप्टर है, 4 चैप्टर वो भी कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पे कंसेप्चुअल लर्निंग हो रही है पूरी। पहले चैप्टर, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होता है। तो इसलिए आप लोगों को कहीं और से मतलब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये सेशन पूरा कर लेते हैं, पूरा पॉलिटी पढ़ लेते हैं मुझसे क्लास 12th का, तो आपको एग्ज़ाम में कहीं से भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। आप अपना नोट्स स्वयं बनाइए। आप चैप्टर के नोट्स बनाएँ या ना बनाएँ ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होता है वो और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होता है इसके नोट्स आप ज़रूर बनाइए ताकि एग्ज़ाम के टाइम में आपको रिवीज़न करने में बहुत ही सहूलियत होगी। आज मैं कुछ आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास लेकर के आया हूँ, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि यदि आपको लाइव क्लास चाहिए मेरे तरफ से, कि अगर आप लाइव क्लास चाहते हैं, आप उस लाइव क्लास में क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, तो वो कैसे आपको मिल सकता है? इसमें थोड़ी-सी मेहनत मुझे करनी है और थोड़ी-सी मेहनत मैं आपसे भी करवाने वाला हूँ। लाइव क्लास डेली, वैसे क्लास डेली 8 बजे होती है, ठीक है? 8 पीएम पे डेली क्लास होती है, चाहे वो पॉलिटी हो या ज्योग्राफी हो, 1 दिन बाद 1 दिन क्लास हो रही है, इसलिए शाम के 8 बजे क्लास होती है। इस क्लास को लाइव ले जाने के लिए अगर आप लोग चाहते हैं कि क्लास लाइव हो, तो इसके लिए क्या-क्या करना पड़ेगा? जो ये कमेंट्स हैं, जो आप कमेंट्स करते हैं, 6 दिन तक आपको डेली कमेंट करने पड़ेंगे और कितने कमेंट करने पड़ेंगे आपको डेली? 50 कमेंट पूरा करने हैं, ठीक है? 50 कमेंट पूरे करने हैं आपको 6 दिन तक डेली। आप सेपरेट डिवाइस से, अलग-अलग डिवाइस से कर सकते हैं, चाहे आप मोबाइल से करें, लैपटॉप से करें, डेस्कटॉप से करें, अपने टैब से करें, किसी से भी कर सकते हैं। अलग-अलग डिवाइस से कमेंट कर सकते हैं। कमेंट जेन्युइन होना चाहिए। जेन्युइन कहने का अर्थ है जो स्टूडेंट है, वो अपने मोबाइल से कमेंट करे या जिस मोबाइल से वो पढ़ रहे हैं या जिस डिवाइस से वो पढ़ रहे हैं, उसी डिवाइस से कमेंट करे। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपके पास अपना सेपरेट फ़ोन है, आपके पास अपना अलग फ़ोन है और आपने 50 कमेंट पूरा करने के चक्कर में मम्मी का भी फ़ोन ले लिया, पापा का भी फ़ोन ले लिया, भाई-बहन का भी फ़ोन ले लिया और सबसे आप कमेंट कर रहे हैं। तो कमेंट तो हमारे पास आ जाएगा 50, लेकिन वो जेन्युइन नहीं हो पाएगा क्योंकि आपके मम्मी, आपके पापा या आपके भाई-बहन ये हमारा क्लास नहीं करने वाले। इसलिए आप जो स्वयं पढ़ रहे हैं, आप खुद कीजिए। आपके साथ जो क्लास 12th में है और जो पॉलिटी और ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, उनसे आप कमेंट करवाइए। साथ ही साथ आपके दोस्त हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए, आपके भाई-बहन हैं जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, उनसे कमेंट करवाइए और ये 50 कमेंट जो है जेन्युइन होने चाहिए, बहुत ही जेन्युइन होने चाहिए, ठीक? तभी मैं आपको लाइव क्लास देने वाला हूँ। 50 कमेंट 6 दिन तक होने चाहिए। 6 दिन तक हो जाएगी 50 कमेंट, 7वें दिन मैं आपको लाइव क्लास दे दूँगा। और कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है वी वांट लाइव क्लास, या आप इसके अलावा अगर वी वांट लाइव क्लास नहीं लिखना चाह रहे हैं, तो लाइव क्लास सिर्फ लिख दें। सिर्फ लाइव क्लास लिख दें और कितना पूरा करना है आपको? 50 पूरा करना है। 50 अगर आप पूरा कर ले जाते हैं, तो मैं आपको लाइव क्लास दूँगा। बेनिफिट है लाइव क्लास के, बहुत सारे बेनिफिट है। आपके क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चंस लूँगा, उसके मैं आंसर करूँगा। जहाँ-जहाँ आपको प्रॉब्लम होगी, वो मैं सॉल्यूशन कराऊँगा। कैसे तैयारी वगैरह करनी है, बहुत सारे बच्चों का कंसर्न रहता है। किस चैप्टर से कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, ये सारे कंसर्न जो है, मैं आपको लाइव क्लास में क्लियर कर दूँगा। तो
ठीक है, इतना सारा मेरा मैसेज था। तो उसके बाद ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 50 कमेंट कैसे पुराते हैं, और वही लाइक करके पुराइएगा, शेयर करके आपको पुराना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पुराना है, और कमेंट 50 होने चाहिए, तब मैं आपको लाइव क्लास दे दूँगा। इससे पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं, इससे पहले हम लोग क्या-क्या पढ़ चुके हैं, इसके बाद इसको लेकर थोड़ा-सा हम डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग समकालीन दक्षिण एशिया पढ़ रहे हैं, तो दक्षिण एशिया में जो 8 देश हैं, अफ़गानिस्तान भी 2007 में शामिल हुआ था। तो जो 8 देश हैं, इनमें से जो 4 मेजर कंट्री है, वैसे तो 5 है इंडिया को मिला कर के, लेकिन इंडिया के बारे में इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। इंडिया से रिलेटेड, इंडिया के ऊपर एक पूरा भारत से रिलेटेड एक डेडिकेटेड दूसरा बुक ही है, जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। 1947 के बाद से अब तक भारत में क्या-क्या राजनीतिक बदलाव हुए, क्या-क्या राजनीतिक गतिविधियाँ हुई, इसके बारे में एक डेडिकेटेड बुक है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जब वो उस बुक को पढ़ेंगे तब बात करेंगे। तो इस चैप्टर में भारत के अलावा जो अन्य 4 देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड नेपाल। इस 4 देश के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग अपने क्लास में इंडिया और पाक के रिलेशन भी पढ़ चुके हैं। इंडिया पाक के हम लोग संबंध भी पढ़ चुके हैं कि किस तरह से संबंध रहे, क्या-क्या संघर्ष रहे दोनों के बीच, किन-किन मुद्दों पर मतभेद है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इंडिया बांग्लादेश, ठीक है? इंडिया बांग्लादेश के बीच क्या-क्या सहयोग है, किन बातों पर मतभेद है, इंडिया नेपाल के बीच क्या है, इंडिया श्रीलंका के बीच क्या है, इंडिया भूटान के बीच कैसे रिलेशन है, इस सब के बारे में हम इस चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास जो है, ये शुरू कर देते हैं। पहले हम लोग इंडिया, भारत और बांग्लादेश के जो संबंध है, इसके बारे में बात करेंगे। दोनों के बीच अच्छे संबंध भी है, दोनों के बीच सहयोग भी है, लेकिन इन दोनों के बीच कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जिस वजह से उनके बीच मतभेद है। दोनों कहने का अर्थ है यहाँ दोनों देशों से है, भारत और बांग्लादेश। तो हम बात करते हैं पहले, मुद्दे क्या-क्या, मतभेद किन-किन बातों को लेकर के है, ठीक है? मतभेद जो है, भारत का क्या तर्क है कि भारत में जो अवैध प्रवासी आ रहे हैं, अवैध अप्रवासी होगा, यह जो आ रहे हैं, और यह अप्रवासी क्या होता है, इसका मतलब मैंने आपको ज्योग्राफी की क्लास में क्लियर किया। वैसे आ का मतलब समझ लीजिए आना, ठीक है? यानी कि किसी क्षेत्र से, किसी, मान लीजिए इस संदर्भ में बात करें, बांग्लादेश से प्रवासी भारत के अन्य राज्यों में जा रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि लोग बांग्लादेश से भारत में आ रहे हैं, इनको अप्रवासी कहेंगे। इसके पीछे रीज़न है बहुत सारे। भारत में अच्छी सुविधा उनको रहन-सहन की मिल रही होगी, अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था मिल रहा होगा, अच्छी शिक्षा मिल रही होगी, सब कुछ अच्छा मिल रहा होगा, इसलिए वो बांग्लादेश को छोड़कर भारत आ रहे हैं। तो भारत का ये तर्क है कि भारत में जो भी अवैध आप्रवासी हैं, ये बांग्लादेश से आ रहे हैं, बांग्लादेश पे कंट्रोल लगाए। बांग्लादेश क्या करता है कि भारत विरोधी इस्लामिक कट्टरपंथी को समर्थन करता है, वैसे कट्टरपंथी जो भारत को टूटते हुए देखना चाहते हैं, भारत में अहिंसा फैलाते हैं, उपद्रव फैलाते हैं। अपने क्षेत्र से जाने के लिए बांग्लादेश की सरकार ने रास्ता देने से मना कर दिया, और किसको मना कर दिया? भारतीय सेना को। भारतीय सेना एक रास्ता चाह रही थी, जो बांग्लादेश से होते हुए भारत के पूर्वी क्षेत्र की ओर जाए, लेकिन बांग्लादेश की सरकार ने इसको मना कर दिया। इस मुद्दे को लेकर भी मतभेद है। बांग्लादेश भारत को प्राकृतिक गैस देने से मना कर चुका है। इसके पीछे जो भी रीजन है, लेकिन ये एक मतभेद के मुद्दे हैं। वहीं म्यांमार से अगर प्राकृतिक गैस या कोई चीज भारत में आती, तो भी बांग्लादेश ने मना कर दिया, वो अपना क्षेत्र इस्तेमाल करना भारत सरकार को अपना क्षेत्र नहीं इस्तेमाल करने के लिए दे रहा है। इन सब मसलों को लेकर, इन सब मुद्दों को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच मतभेद है। वहीं बांग्लादेश का क्या तर्क है? बांग्लादेश का आरोप जो है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो जल है, इसके हिस्से को लेकर के दोनों देशों के बीच विवाद है। बांग्लादेश कहता है कि भारत इस क्षेत्र में, साउथ एशिया के क्षेत्र में बिल्कुल दादा की तरह काम करता है, और वह जो बांग्लादेश और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो जल है, इसके हिस्से पर, इसके बहाव क्षेत्र पर भारत कंट्रोल करता है। बांग्लादेश को जो हिस्सा होना चाहिए, यह नहीं दे रहा है। वहीं जो चटगांव पर्वतीय क्षेत्र है, इसमें बांग्लादेश विद्रोही को भारत भड़काता है, ऐसा बांग्लादेश का आरोप है। बांग्लादेश के प्राकृतिक गैस में भारत सेंधमारी करना चाहता है, भारत वहां से प्राकृतिक गैस लेना चाहता है, चोरी छिपे। सेंधमारी करने का अर्थ चोरी छिपे, ऐसा बांग्लादेश का आरोप है।
और बांग्लादेश का एक और आरोप है कि भारत बांग्लादेश से हुए व्यापार में बेईमानी करता है, डिसऑनेस्टी है, ये बांग्लादेश का आरोप है। गंगा तरफ तरफ तथा जो ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं, आपको पता है जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये चीन से होकर गुजरती है, और गंगा नदी यह चीन से होकर भारत, चीन में पहले उसके बाद भारत, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, पहले चीन उसके बाद भारतीय क्षेत्र से होते हुए फिर बांग्लादेश आती है। उसके बाद जो गंगा रिवर है, ये भी भारतीय क्षेत्र से होते हुए बांग्लादेश में जाती है और लास्ट में जाके दोनों नदी बांग्लादेश में मिलती है। उसके बाद यह बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसलिए जब भारतीय क्षेत्र से ये 2 नदियाँ बहती है, तो बांग्लादेश का ये आरोप है कि भारत इन दोनों नदियों के पानी पे कंट्रोल करता है। बांग्लादेश को जितना मिलना चाहिए उतना नहीं देता है। वहीं जो चटगाँव पर्वतीय इलाका है, इसको मैं थोड़ा-सा ड्रॉ करता हूँ। ये चटगाँव पर्वतीय इलाका आपको दिख रहा होगा। ये जो रेड कलर का है, ठीक है? ये पूरा का पूरा चटगाँव पर्वतीय इलाका है। और यहाँ अगर समझने की कोशिश करें तो ये वाला जो क्षेत्र है, जो ये वाला क्षेत्र है, यह चटगाँव पर्वतीय इलाका है, ठीक है? क्या है? चटगाँव पर्वतीय इलाका या क्षेत्र कह सकते हैं। यहाँ पे एक चकमा जनजाति रहती है, जो कि बौद्ध है और हिंदू है, ऐसा कह सकते हैं। इस क्षेत्र में बौद्ध और हिंदू बहुल जनसंख्या है, इसलिए ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लोग बांग्लादेश से अलग होना चाहते हैं और बांग्लादेश का ऐसा आरोप है कि चटगाँव पर्वतीय क्षेत्र में भारत बांग्लादेश विरोधी जो घटनाएँ हो रही है, जो कार्यक्रम हो रहे हैं, उसको सपोर्ट करता है, ऐसा बांग्लादेश का आरोप है। हालाँकि कुछ ऐसे मामले हैं, जिस मुद्दों पर दोनों देशों के बीच सहयोग भी बना हुआ है। देख लेते हैं कि वो मामले कौन-कौन से हैं। भारत ने एक नीति अपनाई थी, जिसको लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट कहा गया। लुक ईस्ट जो नीति अपनाई गई थी 1991 में अपनाई गई थी। एक्ट ईस्ट नीति जो अपनाई गई ये 2014 में अपनाई गई थी। 2014 में। इस समय जो प्रधानमंत्री हैं अभी भी, वह नरेंद्र मोदी हैं। और इस समय जो पीएम थे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, वो पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। तो भारत ने जब ये नीति अपनाई थी, इससे पहले जो पूर्व का क्षेत्र था, या यूँ कह लें भारत के पूर्व साइड में ही बांग्लादेश आता है। बांग्लादेश या फिर जो साउथ एशिया के, ये दक्षिण-पूर्व एशिया के जो भी देश हैं, उन देशों को साधने की कोशिश की गई, उन देशों से सहयोग बढ़ाने की कोशिश की गई, उन देशों से व्यापार करने की कोशिश की गई। और एक्ट ईस्ट नीति भी उसका एक अपग्रेड वर्ज़न है, जो उस पॉलिसी का एक अपग्रेडेड वर्ज़न है। ये 2014 में लॉन्च किया गया था। जो आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मसले पर भी दोनों देश एक-दूसरे को हमेशा सहयोग करते आ रहे हैं। वहीं अगर कोई साझा खतरा है जो बांग्लादेश को भी नुकसान पहुँचा सकता है, जो इंडिया को भी नुकसान पहुँचाता है, जैसे जो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में अगर कोई चक्रवात वगैरह उठता है या कोई जो टेररिस्ट घटनाएँ होती है बांग्लादेश भारत के बॉर्डर पे, तो ये सब क्या हो गए, साझे खतरे में आते हैं, जिस खतरे से बांग्लादेश को भी नुकसान होने वाला है और भारत को भी नुकसान होने वाला है। तो इस खतरे को पहचान करके दोनों देश संवेदनशील होकर के, काफ़ी सतर्क होकर के, काफ़ी सजग होकर के एक-दूसरे को जो जानकारी है ये प्रोवाइड करवाते हैं और सहयोग करते हैं इस तरह से। तो कुछ ऐसे मसले हैं जिस पे भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच सहयोग भी है। अब हम लोग भारत और नेपाल के जो संबंध है, ये देखते हैं ये कैसे हैं। भारत-बांग्लादेश संबंध आप लोग देख चुके हैं, अब भारत और नेपाल के संबंध देखते हैं। ऐसा क्यों ज़रूरी है इस चैप्टर में पढ़ना? क्योंकि मैंने पहले भी आपको बता रखा है, अगर मैप हो यहाँ पे तो मैंने पहले भी आपको बता रखा है। देखता हूँ, अगर मैप होगा तो। ये मैप है। क्योंकि भारत की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, यह साउथ एशिया, दक्षिण एशिया के सेंटर में है, केंद्र में है, ठीक है? केंद्र में है और इसलिए जो अधिकतर विवाद हैं, यह भारत के ही साथ है। ऐसा नहीं है कि अन्य देशों के बीच विवाद नहीं है, नेपाल और भूटान के भी बीच विवाद है, नेपाल और बांग्लादेश के भी बीच विवाद है। लेकिन बांग्लादेश और म्यांमार के भी बीच विवाद है, लेकिन जो प्रमुख विवाद है, यह भारत और भारत के जो पड़ोसी देश है, इसके बीच है। इसका रीज़न एक ही है कि भारत का भू-क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, अगर कंपेयर करें भारत के पड़ोसी देशों के साथ तो। और भारत सेंटर में है, भारत केंद्र में है, इसलिए विवाद ज़्यादा है अन्य देशों के साथ।
आ जाते हैं अपने टॉपिक पे भारत और नेपाल के जो विवाद थे ये, ठीक है? भारत और नेपाल विवाद। आपको पता है कि अगर भारत के लोग नेपाल जाना चाहे तो वो बिना पासपोर्ट, बिना वीज़ा के जा सकते हैं। ऐसा समझौता भारत और नेपाल की सरकार के बीच काफ़ी पहले हो चुका है। इतनी सहूलियत होने के बावजूद भी कुछ ऐसे मसले हैं जिन मसलों पर दोनों देशों के बीच मतभेद है। अब हम देखते हैं कि वो मसले क्या हैं। यहाँ भी दोनों देशों की सरकार अपना-अपना अलग-अलग तर्क देती है, अपना-अपना अलग-अलग आरोप लगाती है। भारत सरकार का क्या तर्क है कि चीन के साथ जो नेपाल की दोस्ती बढ़ रही है, नेपाल और चीन के बीच जो दोस्ताना संबंध बढ़ रहे हैं, ये कहीं न कहीं भारत के लिए हार्मफुल है, भारत के लिए नुकसानदायक है। अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत और नेपाल की दोस्ती के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। वहीं भारत विरोधी जो तत्व है इसके खिलाफ नेपाल कार्यवाही नहीं करता है। जो माओवादी का मसला है, जो कभी-कभी बिहार और उत्तर प्रदेश के एरिया में भी माओवादी घटनाएँ हो जाती है, तो ये कहीं न कहीं भारत विरोधी घटनाएँ हैं। तो माओवादी जो है पनप रहे हैं, फल-फूल रहे हैं नेपाल में और नेपाल की गवर्नमेंट ऐसा व उस पे कार्रवाई नहीं करती है, इस वजह से भी भारत नेपाल से निराश रहता है। वहीं नेपाल के माओवादी आंदोलन की वजह से इन समूहों को बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है। जो माओवादी आंदोलन है नेपाल में जो चल रहे हैं माओवादी आंदोलन, नेपाल में मैंने त्रिकोणीय संघर्ष के बारे में मैंने आपको बताया था। उसी में जो माओवादी आंदोलन है, जो माओवादी चाहते हैं कि नेपाल पे उनका कंट्रोल हो जाए। इस वजह से क्या होता है कि वो धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं और भारत की तरफ भी आ रहे हैं और भारत में जो उनका फैलाव है सिर्फ़ बिहार और उत्तर प्रदेश के एरिया में ही नहीं, बल्कि बिहार से लेकर साउथ के दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है। और अगर माओवादी को कंट्रोल कर दिया जहाँ से ओरिजिन होता है, जहाँ से उत्थान होता है, जहाँ से माओवादी घटनाएँ पनपती है, अगर वहीं पे इसको कंट्रोल कर दिया जाए, वहीं पर इस पर नियंत्रण पा लिया जाए, तो कहीं न कहीं माओवादी की घटनाओं पर या जो और भी जो टेररिस्ट अटैक वगैरह होते हैं, जो माओवादी अटैक करते हैं, इस पे कंट्रोल पा लिया जाएगा। लेकिन नेपाल ऐसा नहीं करता है, इस वजह से भारत की जो सरकार है, या भारत नेपाल से नाराज़ रहता है। वहीं नेपाल का क्या तर्क है कि भारत सरकार नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल-अंदाज़ी करती है। अब क्यों ना करे? आपके यहाँ का माओवादी समूह पूरे भारत में अपना पैर फैला रहा है। भारत में नुकसान कर रहा है भारतीय संपत्ति का, सरकारी संपत्ति का, जान-माल की क्षति हो रही है उसकी वजह से। तो क्यों ना भारत आपके अंदरूनी मामलों में दखल-अंदाज़ी करे? क्यों ना माओवादी आंदोलन को भारत के बॉर्डर पे ही या माओवादी को भारत के बॉर्डर पर ही रोक दे। उसके बाद भारत की निगाह जो है नेपाल की नदी जल और पनबिजली पर है। यानी कि नेपाल में जो नदी का जल है, भारत नेपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं कि नेपाल में जो नदी जल है, नदी का जो जल है, भारत चाहता है कि ये नदी का जल भारत को मिले जिससे भारत में अ, सिंचाई की व्यवस्था हो सके, पीने की पानी की व्यवस्था हो सके और उससे बिजली भी बनाई जा सके। और जो नेपाल में जो पनबिजली है, यानी कि पानी पर जो बिजली उत्पन्न होती है, इस पर निगाह है भारत की। हम अभी नेपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, नेपाल की तरफ से बात कर रहे हैं। उसके बाद नेपाल जो है चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ देश है। यहाँ पे आप देखिए, नेपाल जो है चारों तरफ से यहाँ तिब्बत है, जो चीन का एरिया है, नेपाल और इधर भारत है। ये समुद्री एरिया है, ठीक है? तो नेपाल चारों तरफ से अ, ज़मीन से घिरा हुआ है जिसको इंग्लिश में लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं। तो नेपाल को समुद्र तक आने में भारत रास्ता नहीं देता है या रास्ता देता भी है तो अपनी मनमानी करता है, ऐसा नेपाल का आरोप है ना? उसे समुद्र तक पहुँचने से रोकता है। तो ये दोनों देशों के बीच तर्क और वितर्क कह सकते हैं, दोनों देशों के बीच है, दोनों देशों के बीच किन-किन मसले पर लेकर मतभेद हैं। उसके बाद हम बात करते हैं भारत और श्रीलंका के संबंध, ठीक है? हालाँकि बहुत सारे ऐसे संबंध हैं जिसपे भारत और नेपाल के बीच सहयोग भी है, लेकिन पिछले कुछ सालों से भारत और नेपाल के रिश्ते में खटास आई है, रीज़न यही है, नेपाल चीन की ओर ज़्यादा झुकता चला जा रहा है, चीन का ज़्यादा सहयोगी होता चला जा रहा है। हालाँकि जो रामायण सर्किट चलाई गई थी, जो बस चलाई जा रही है बिहार से लेकर के दिल्ली से भी चलती है नेपाल के लिए, बिहार से भी चलती है नेपाल के लिए, जिससे रामायण से रिलेटेड जो जगह है नेपाल जैसे जनकपुर है, वहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा मिले और नेपाल सरकार भी इसमें सहयोग करती है। वहीं भारत और श्रीलंका के संबंध की बात करें तो जातीय संघर्ष मैंने आपको बताया था। श्रीलंका में जो तमिलनाडु के जो तमिल लोग थे वो चले गए श्रीलंका
और उन्होंने उनको जब उपेक्षा का भाव हुआ, उनको जब ऐसा लगा कि श्रीलंका में उनको अपमानित किया जा रहा है, उनको उपेक्षित किया जा रहा है, उनको बाहरी समझा रहा जा रहा है, तो उन्होंने लिट्टे एलटीटीटी नामक एक संगठन बनाया और इस संगठन की द्वारा ही उन्होंने श्रीलंका के ही कुछ प्रांत में श्रीलंका के ही जो उत्तर पूर्व का इलाका था, यहाँ पे क्या कर दिया, एक अलग प्रांत बनाने की माँग कर दी, एक अलग देश बनाने की माँग कर दी। तो जातीय संघर्ष जो हुआ था, उसके बाद लिट्टे और श्रीलंका सेना के बीच संघर्ष हो गया। इसको जातीय संघर्ष के नाम से जानते हैं क्योंकि लिट्टे समुदाय के अगेंस्ट था ये। तो इस जातीय संघर्ष को लेकर दोनों देशों के बीच क्या है, मतभेद है। ये कौन-कौन से देश हैं? भारत और श्रीलंका। 1987 के बाद भारत सरकार ने श्रीलंका के निजी मामलों में, श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया है। आपको पता होगा 1987 में क्या हुआ था कि भारत की सरकार ने अपनी शांति सेना को श्रीलंका में भेजा था ताकि श्रीलंका में लिट्टे को समझाया जाए, श्रीलंकाई सेना को समझाया जाए और जो संघर्ष चल रहे हैं उसको कम किया जाए, उसको खत्म किया जाए। लेकिन भारतीय सेना जो है अपने खुद ही संघर्ष में उलझ जाती है और उसके बाद 2 वर्षों के बाद 1989 में भारतीय सेना को वापस बुला लिया जाता है। उसके बाद भारत जो है श्रीलंका के अंदरूनी मसलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। दोनों देशों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। अब ये क्या होता है, इसमें जो व्यापार से संबंधित नियम होते हैं, उसमें छूट दी जाती है, उसमें ढील दी जाती है। ये कुछ ऐसे नियम हैं जिसको खत्म कर दिए जाते हैं। इसके द्वारा अगर मुक्त व्यापार समझौता हो गया तो नियमों में ढील दी ही जाएगी, छूट दी ही जाएगी। साथ ही साथ जो टैक्स लगते हैं, यह भी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तो ये मुक्त व्यापार समझौता होता है। सुनामी से जो तबाही हुई थी, उसके बाद जो श्रीलंका की अर्थव्यवस्था जो चरमरा रही है, इसको भी भारत ने मदद किया है और इस वजह से दोनों के जो संबंध हैं, ये काफ़ी बेहतर हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें जो भारत-श्रीलंका के बीच संबंध है, ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा-थोड़ा पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा-थोड़ा समझिए। बुक में थोड़ा और दिया गया है, लेकिन जो मेन पॉइंट है, जो मेन टॉपिक है, उतना ही पढ़िए क्योंकि आपको ध्यान भी रखना हो सकता है एग्ज़ाम में आए तो आपको लिखना भी पड़ेगा। इसलिए थोड़ा-थोड़ा पढ़िए लेकिन पढ़िए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, भारत और नेपाल हो गया, भारत और श्रीलंका कहाँ है? श्रीलंका ये रहा। भारत और श्रीलंका के बीच हो गया, भारत-पाकिस्तान के बीच हमने पिछले क्लास में देख लिया था। भारत-नेपाल, भारत बांग्लादेश और भारत श्रीलंका। इसके बाद हम लोग बात करते हैं भारत और भूटान के बीच जो संबंध है, ये रहा भूटान। भारत और भूटान के बीच कैसे संबंध है? तो भूटान में जो भी भारत विरोधी गतिविधियां हो रही है, भूटान की सरकार उस गतिविधियों को सप्रेस कर रही है, उस गतिविधियों को दबा रही है। जो भी गुरिल्ला लड़ाके हैं, जो भारत सरकार या भारत की क्षेत्र को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, भारत विरोधी कार्यों में संलग्न है, इसको भूटान की सरकार अपने क्षेत्र से भगा रही है। साथ ही साथ भारत जो है भूटान में पनबिजली परियोजनाओं में सहयोग कर रहा है, यानी कि वैसी परियोजना पनबिजली परियोजना 2 शब्दों से, देखिए पनबिजली जो है ना 2 शब्दों से बनी है। पनबिजली, पन का अर्थ होता है पानी। पानी से जो बिजली बनती है, पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, वो जो परियोजना होती है उसको पनबिजली परियोजना कहते हैं। तो भूटान में जो ये पनबिजली परियोजना है, भारत इसमें सहयोग करता है और भूटान एक हिमालयी देश है, क्योंकि ये हिमालय की गोद में बसा हुआ है। हिमालय की जो निचला स्तर जो क्षेत्र है, बिल्कुल हिमालय के आसपास ही बसा हुआ है, इसलिए इसको हिमालय क्षेत्र कहा जाता है और भारत इसको सबसे ज़्यादा अनुदान भी देता है। तो ऐसा क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव में कि भारत सबसे ज़्यादा अनुदान किस हिमालयी क्षेत्र को देता है, किस हिमालयी देश को देता है? तो आपका आंसर हो जाएगा भूटान, ठीक है? तो यह भी ध्यान रखिएगा, सिर्फ इतना समझना। उसके बाद भारत के साथ एक और छोटा-सा देश है भारत-मालदीव संबंध। मालदीव को भारत जो है बहुत अधिक मदद करता है, चाहे वो आर्थिक मदद हो सके, पर्यटन से मदद हो सके, क्योंकि बहुत सारे भारतीय जो है मालदीव घूमने के लिए जाते हैं। मत्स्य उद्योग में, मालदीव के मत्स्य उद्योग में, मछली पालन में भारत बहुत ज़्यादा सहयोग करता है। 1988 में एक घटना हुई थी कि कुछ श्रीलंकाई तमिल जो थे, इसके सैनिक मालदीव पर हमला कर देते हैं ताकि मालदीव की सरकार गिर जाए। उस समय मालदीव की सरकार जो थी भारत सरकार से मदद माँगती है और भारत सरकार ने मालदीव की सरकार को मदद करने का फैसला किया और उस फैसले में भारत ने भारतीय वायुसेना और नौसेना को भेजा और भारतीय वायुसेना और नौसेना ने मिल करके
वहाँ जो श्रीलंकाई तमिल थे उसको भगाने का काम किया और जो जो संकट आया हुआ था मालदीव की सरकार पे ये टल गया। तो कुल मिला के ये संबंध है भारत और मालदीव के बीच। अब कहिएगा मालदीव कहाँ है? तो मालदीव इसके जस्ट नीचे में है। जस्ट नीचे में मालदीव होता है, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं जो अन्य विवाद है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के ही विवाद अन्य भारत के अन्य पड़ोसी देशों के साथ हैं, और भी जो अन्य पड़ोसी देश हैं उनके भी विवाद है। जैसे नेपाल भूटान की बात करें, ठीक है? नेपाल भूटान के बीच है, बांग्लादेश म्यांमार के बीच है और बांग्लादेश नेपाल के बीच है। देखिए, नेपाल नेपाल भूटान के बीच है, बांग्लादेश म्यांमार के बीच है और बांग्लादेश नेपाल के बीच भी विवाद है, ठीक है? तो इन विवादों को देखते हैं थोड़ा-थोड़ा कि ये है क्या? कि नेपालियों के भूटान आप्रवास को लेकर दिक्कत है। क्यों विवाद है? कि नेपाली लोग जो चले जाते हैं भूटान, कहाँ चले गए? नेपाली लोग भूटान चले गए। इसलिए भूटान की सरकार और नेपाल की सरकार के बीच मतभेद है। वहीं बांग्लादेश और म्यांमार के बीच जो विवाद है, वो रोहिंग्या लोगों के म्यांमार में अप्रवास अप्रवास को लेकर है। यानी कि जो बांग्लादेश के रोहिंग्या मुसलमान है, ये म्यांमार चले गए। इस वजह से दोनों देशों के बीच मतभेद है। वहीं बांग्लादेश और नेपाल के बीच जो मतभेद है, यह हिमालय नदियों के जल की हिस्सेदारी को लेकर के है। नेपाल से जो नदी बह रही है, नदी बह के कहाँ आती है? भारत के रास्ते बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो वह बांग्लादेश से होते हुए भी गुजरती है। इसीलिए नेपाल और बांग्लादेश के बीच इन नदियों की जल की हिस्सेदारी को लेकर के भी विवाद है। लेकिन जो मुख्य विवाद है, इस क्षेत्र के सबसे बड़े जो झगड़े हैं, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच है। क्यों है? ये मैंने आपको जस्ट पहले समझा दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई होगी। सेशन जैसा भी लगे आपको कमेंट ज़रूर करना कैसा लगा, अच्छा लगा या कहाँ समझ में नहीं आया, ये सभी कमेंट करना अपने मन से करना है। उसके बाद हमारे चैनल को लाइक कीजिए, ठीक है? शेयर कीजिए चैनल को ताकि 50 शेयर करने के बाद आपको अगर कमेंट 50 पूरा हो जाता है, तो मैं लाइव क्लास आपको देना शुरू कर दूँगा। ये कुछ कंडीशन मैंने रखी है, वो कंडीशन अगर फुलफिल होता है, तो लाइव क्लास मैं आपको दे दूँगा। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए और नोटिफ़िकेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी जॉइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप भी जॉइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ताकि आपको नोटिफ़िकेशन में मिल जाए और अगर मुझे कुछ पीडीएफ वगैरह कुछ और भी चीज़ें शेयर करनी होगी, तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे आपको शेयर कर दूँगा। तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग देखिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।